हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश की जूनियर शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक पद की परीक्षा के लिए जो पेपर होगा उसमें 50 अंक के प्रश्न सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के पूछे जाएंगे, जो सभी विषयों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होंगे, कंपलसरी होंगे, जो इस भर्ती में आपके सिलेक्शन को पक्का करेंगे। सामान्य अध्ययन के 50 अंक के सिलेबस में शामिल हैं आपके विषय करंट अफेयर्स, संविधान, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, पर्यावरण और रीजनिंग, साथ ही इकोनॉमिक्स। इस 50 अंक के लिए हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, जिसमें आज हम संविधान के चैप्टर वाइज मॉड्यूल में सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे संविधान का, और इंडियन पॉलिटी या भारत के संविधान में चैप्टर वाइज ये सेकंड चैप्टर होगा, जिसमें भारत के संविधान के स्रोत पर आधारित प्रश्न होंगे। एक एक चैप्टर वाइज हम डिस्कस करते चलेंगे एक एक टॉपिक को, सभी विषयों के, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे हर क्वेश्चन को लेकर के। और जो अभ्यर्थी इस चैनल पर नए आए हैं तैयारी करने के लिए इस भर्ती परीक्षा की, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, जो भी नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करते चलेंगे। आज का प्रश्न नंबर पहला है, भारतीय राजनीति में या भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? व्हिच सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? इसका मतलब यह है भारतीय राजनीति में कौन सबसे ऊपर है। सामान्य तौर पर इस प्रश्न के अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी भी देश में जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, वही सुप्रीम होता है, सबसे ऊपर होता है। फिर अगला ऑप्शन चेक करोगे तो उसमें संसद भी है, धर्म है और संविधान है। सुप्रीम कोर्ट देश में सर्वोच्च जरूर होता है, लेकिन वो न्याय दिलाने के मामले में सर्वोच्च होता है, और न्याय दिलाने के लिए वो किन्हीं नियमों और कानूनों के तहत ही कार्य करता है, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। और ये नियम और कानून कहां लिखे होते हैं, कहां बताए गए होते हैं? ये होते हैं हमारे संविधान में। और अगर हम बात करें संसद की, तो संविधान जब आप पढ़ेंगे, हमारे देश में कानून बनाने का जो कार्य करती है वो करती है संसद, और वो कानूनों को लागू करने का काम करती है सरकार। और वो कानूनों का अगर सही तरह से पालन नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय फिर जो है अपना कार्य करती है, उन कानूनों को फॉलो करवाने में सरकार को समय समय पर निर्देश देती है, और जो कानूनों का पालन नहीं करते उनको दंडित भी करती है। तो एक चीज यहां से समझ में आई, हमारे देश में हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अपने आप नहीं बना, संसद अपने आप नहीं बना। ये क्या है? ये किस में बता दिए गए हैं? ये संविधान के अंग है। ये संविधान ने बता दिया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत की एक संसद होगी। तो ये संविधान के हिस्से हैं। तो इनमें से तीनों में से बड़ा कौन सा हुआ? संविधान। धर्म, हमारे देश में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे रिलीजन हैं, लेकिन भारत के संविधान को सभी धर्मों से ऊपर रखा जाता है, ऊपर माना जाता है। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कौन है? सबसे ऊपर है भारत का संविधान। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, जो संविधान है वो नियमों का संकलन होता है। किसी देश के शासन को चलाने के लिए जो नियम और कानून होते हैं उनके कलेक्शन की किताब संविधान होती है, जो सबसे ऊपर होता है उस देश के लिए। और संविधान में ही बताया गया है कि हमारे देश का जो संसद होगा वो देश के कानूनों का निर्माण करेगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 79 में बता दिया गया है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में बताया गया है। आर्टिकल 124 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में ये बोला गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, या जिनमें 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है। इस आर्टिकल में एज इट इज लिखा हुआ है। तो अभी फिलहाल आपको सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल याद रखना है। कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है?
संसद को कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था यानी जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था कौन से देश के संविधान में है? केवल भारत के संविधान में है या केवल यूएसए के संविधान में है या दोनों के में है? पहले समझते हैं कि यह न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। हमारे देश में कानूनों का निर्माण करने वाली जो संस्था है, जो अंग है डेमोक्रेसी का, वो संसद होता है, पार्लियामेंट। संसद ने कोई कानून बनाया और उस कानून को सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया। जो कानून संसद ने बनाया है वो कानून देश के लोगों के लिए, जनता के लिए, उनके हित में है या उनके अहित में है, इसका परीक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक, यानी उसको लगता है संविधान के अकॉर्डिंग उसको नहीं बनाया गया है, क्योंकि हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान के अनुसार चलता है, जितने भी कानून बनाए जाते हैं संविधान के नियमों को दायरे में रख करके ही बनाए जाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक अगर घोषित कर देता है, उसे लागू होने से रोक भी सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट की पावर कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। यानी इसको और भी समझ सकते हैं। देखिए, ये पॉइंट समझने बहुत जरूरी हैं। इसके साथ साथ आपकी थ्योरी का भी रिवीजन होता चलेगा। जो नोट्स आपके पास हैं, जो आपने पहले पढ़ रखा है इंडियन पॉलिटी में, वो आप समझ पाएंगे। तो यहां पर ऐसा नहीं कि आपको पहले पढ़ाओ, क्वेश्चंस की व्याख्या हम आपके लिए कर ही रहे हैं साथ के साथ। मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया जो कि देश के नागरिकों के जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके खिलाफ वो नियम बना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट उस नियम, उस कानून की जांच कर सकता है कि यह संवैधानिक है या नहीं, यानी संविधान के मापदंडों को आधार मानकर इस कानून को बनाया है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है ये मूल अधिकारों के विपरीत बनाया गया है ये कानून, तो उन कानूनों को निरस्त कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। यही होती है उसकी जुडिशियल रिव्यू की पावर। तो हमारे देश के संविधान में तो है ये जुडिशियल रिव्यू, तो इसको याद रखिएगा। जो ये जुडिशियल रिव्यू की जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमारे देश का जो संविधान है, हमने अलग अलग देशों के संविधान में जो प्रावधान अच्छे हैं उनको शामिल किया है। तो ऐसी पावर, न्यायिक पुनरावलोकन की जो पावर है, वो जो अमेरिका है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। तो भारत और यूएसए के संविधान में ये क्या है, ये व्यवस्था की गई है जुडिशियल रिव्यू की। अब बात आती है कि आप इसी सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है और पूछा हुआ है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था या न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है, हमने किस देश के संविधान से लिया है? आंसर होगा यूएसए। अब यूएसए के संविधान से जो भी प्रावधान हमने अपने संविधान में शामिल किए हैं उनको लिख लेते हैं। तो हम बात करेंगे अमेरिका के संविधान की। अमेरिका के संविधान से हमने अपने देश में, हमारा देश का जो संविधान है उसमें हमने शामिल किया है फंडामेंटल राइट्स को, न्यायिक पुनरावलोकन को, और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ही ली है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, एडिशनल प्रश्न। एक प्रश्न की व्याख्या में आपको जो है, जो भी बता दिया जा रहा है वो एक बार में आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, इसलिए ऐसे ही पढ़िए आप। प्रश्नों की व्याख्या का जो वक्त है 1 से 2 मिनट का तो है, लेकिन इसमें कई सारे प्रश्न भी आपके तैयार हो रहे हैं। इसको आप जरा भी दिमाग में मत लीजिएगा कि इतना वक्त हो गया, सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हमने किए हैं। 2 क्वेश्चन नहीं है, कई सारे क्वेश्चंस एक साथ आप समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन तक कैसे पहुंचते हैं, उसके आंसर तक कैसे पहुंचते हैं। प्रश्न अगला देखेंगे। इधर सूची 1 है, लिस्ट 1 है इधर, और इधर लिस्ट 2 दी है। इसमें भारतीय संविधान के मद है, और इसमें सूची 2 में जिस देश से अपनाया गया है, मद बोलते हैं प्रावधान को, प्रोविजन को, या ऐसे कानूनों को। तो यहां पर अगर आप देखें, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी हमने अपने देश के संविधान में किस देश के संविधान से लिया है? याद रखिएगा, हमने अपने देश के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को ये कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। ई का हो जाएगा 3rd।
जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को अभी देखा है हमने इससे पिछले क्वेश्चन में, वो कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। तो ये हो गया 5 नंबर, यानी बी का आंसर क्या हो गया? 5। अगला है संघ राज्य संबंधों की जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ यूनियन स्टेट रिलेशनशिप, ये लिया गया है कहां से? 1 नंबर से, यानी ऑस्ट्रेलिया से। तो सी का ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी जो हमारे देश के संविधान में समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित होती है, यानी जो यूनियन है, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल है राज्यों के मुकाबले। ये ऐसी पावर किस देश के संविधान में है जो हम अपने देश के संविधान में ले चुके हैं? ये है कनाडा का संविधान। तो सेकंड, डी का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 5, 1, 2, यही इसका आंसर है, डी ऑप्शन, 3, 5, 1, 2। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर अगला, भारत के संविधान में उद्देशिका जो प्रियम्बल है, इसका विचार कहां से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। अभी हमने देखा जो यूएसए का संविधान है, अमेरिका के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए? एक तो मौलिक अधिकारों को लिया है, दूसरा जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को लिया है, तीसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया है, और चौथा याद रखिएगा हमने यूएसए के संविधान से किसको लिया है? प्रियम्बल को लिया है, यानी उद्देशिका को भी यहीं से लिया हुआ है। एक सवाल आता है, हमारे देश के संविधान की जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, उसकी शुरुआत कैसे होती है? प्रियम्बल को हम प्रस्तावना भी बोलते हैं, इंट्रोडक्शन भी। तो हमारे देश के संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, उसकी शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, इस तरह से ये चलती है प्रियम्बल। अब एक सवाल आता है, जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है, ये किस पर आधारित थी? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था संविधान सभा में। तो ये उद्देशिका, बाद में वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या बना? प्रियम्बल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में पेश किया गया था, वही बाद में संविधान की प्रस्तावना बना। और इस संविधान की प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट हमने लिया है यूएसए के संविधान से। क्या हमारे देश का जो संविधान बना दिया गया है काफी पहले, 26 नवंबर 1949 को बन करके जब तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। तो उसमें जितने भी कानून लिखे हुए प्रावधान किए गए हैं, वो क्या बदले जा सकते हैं या उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता है? तो संविधान में जितने भी प्रावधान हैं, संविधान के कई सारे प्रावधानों को बदला गया है, संशोधित किया गया है, उनमें अमेंडमेंट किए गए हैं। यानी वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। संशोधन का मतलब बदलाव, परिवर्तन या चेंजेस। तो क्या हमारे देश की जो संविधान है, उसकी जो उद्देशिका है, प्रियम्बल में भी संशोधन किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और अगर आप देखें, अभी तक हमारे देश की जो संविधान की उद्देशिका है, उसमें एक बार संशोधन किया गया है, जो प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है। तो अगर देखें हम इसको, तो ये 42वां संविधान संशोधन था, जो साल 1976 में किया गया था, जिसमें हमारे देश के संविधान की जो उद्देशिका है, उसमें एक संशोधन किया गया था। और अभी तक केवल एक ही बार इसमें संशोधन किया गया है। ये भी पूछा हुआ है कि भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, उसको कितनी बार संशोधित किया गया है अभी तक? तो अभी तक एक ही बार उसको संशोधन किया गया है। तो इसमें क्या किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग 3 नए शब्द जोड़े गए थे प्रियम्बल के अंदर, संविधान की उद्देशिका के अंदर। एक था सोशलिस्ट यानी समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता। तो इसके साथ ये भी याद रखना है आपको कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, सोशलिस्ट इन सेकुलर इंटीग्रिटी, ये 3 नए शब्द ऐड किए गए थे भारत के संविधान की उद्देशिका में 1976 में। तो ये इतने प्रश्न बनते हैं संविधान की उद्देशिका पर। सवाल नंबर अगला रहेगा, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची
में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को कहां से ग्रहण किया है? अब एक चीज समझेंगे इसमें। अगर हम देखें भारत का संविधान की जो वर्तमान स्थिति है, तो भारत के संविधान को डिवाइड किया गया है उसके भागों में, पार्ट्स में, अनुसूचियों में, अनुच्छेद में। भारत के संविधान में कुल अभी वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 पार्ट्स हैं, 22 भाग हैं। अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 शेड्यूल हैं, और अनुच्छेद की संख्या 470 से ऊपर पहुंच गई है। तो याद रखेंगे भारत के मूल संविधान में, अब आप कहेंगे हमने तो 22 भाग पढ़े थे जब भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। उस वक्त भारत के संविधान में हमारे 22 भाग हुआ करते थे, 22 पार्ट। जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तो 22 थे। और अनुसूचियां उस वक्त कितनी थी? 8 थी। और उस वक्त आर्टिकल कितने थे? 395। तो ये डेटा जो पूछा जाता है, यही वाला आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान के नाम से, ठीक है, वर्तमान लगा करके पूछेगा कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आंसर होगा 25। कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ये वाला प्रश्न नहीं पूछा जाएगा वर्तमान वाला कि वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, ये नहीं पूछा जाता है, यही पूछे जाएंगे। या फिर मूल संविधान के नाम से पूछेगा तो इन तीनों प्रश्नों को ही फ्रेम कर सकता है। जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है भारत के संविधान का, उसमें क्या बताया गया है? संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। और इन अनुसूची में भी, इस 7वीं अनुसूची में भी 3 सूचियां बनाई हुई हैं। इसमें एक जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, ये यूनियन लिस्ट, इसको बोलते हैं हम संघीय सूची। तो 3 सूचियां हैं इसमें, संघीय सूची जिसे यूनियन लिस्ट बोलते हैं, दूसरी स्टेट लिस्ट या राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें सवाल क्या है? भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को कहां से लिया है? तो ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, इसमें पहले एक चीज और जान लेते हैं कि यहां पर इन लिस्ट को बनाने का क्या मतलब है। संघीय सूची में क्या है, राज्य सूची में क्या है, समवर्ती सूची में क्या है। और यहां पर एक लाइन बोल दी गई है कि राज्यों के बीच में और संघ के बीच में शक्तियों का विभाजन वो कैसे किया गया है। एक्चुअली जो संघीय सूची, इस लिस्ट में जो लिस्ट बनाई गई है, ऐसे विषय हैं, ऐसे विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है जो संघीय सूची में है। तो संघीय सूची के जितने विषय होंगे उन सब पे कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी, यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे देश के रक्षा संबंधी जो मामले हैं उन पर कानून कौन बनाएगा? केवल केंद्र सरकार। जैसे राज्य सूची है, राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जिनमें केवल राज्य सरकारें ही हैं कानून बना सकती हैं अपने अपने राज्यों में। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिसमें केंद्र भी कानून बना सकती है और क्या कानून बना सकता है? राज्य भी कानून बना सकता है इन विषयों में। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। समवर्ती सूची के वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सवाल नंबर अगला है, भारत की संघात्मक व्यवस्था या फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत की संघात्मक व्यवस्था का ये मतलब है कि भारत में जो यूनियन है, जो केंद्र है और जो राज्य हैं, उन दोनों में जो पावरफुल बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? तो भारत का जो सेंटर है, जो यूनियन है, जो केंद्र है, उसको ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, इसे बोलते हैं फेडरल सिस्टम। तो ऐसा जो कनाडा है, कनाडा का जो संविधान है, कनाडा में क्या किया गया है? कनाडा की जो केंद्र सरकार है उसको ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा अच्छा फेडरल सिस्टम जो माना गया है वो कनाडा का माना गया है। तो वहीं से हमने अपने देश में जो संघात्मक व्यवस्था है उसको लिया है। एक्चुअली हमारे देश में इसको क्वासी फेडरल सिस्टम कहा जाता है। एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप है ये, जो कहां से लिया है हमने? कनाडा से। सवाल नंबर अगला है, भारतीय संसदीय प्रणाली जो ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली है उससे किस तरह से भिन्न है? भारत में क्या है? तो देखिए, जो भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? इसमें जो है जुडिशियल रिव्यू, अभी हमने देखा जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली भारत के संविधान में है। वास्तविक नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व
और द्विसदनीय विधायिका, ये तो तीनों लगभग सेम ही हैं भारत के संविधान में, लेकिन जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो यूएसए के संविधान में और भारत के संविधान में ही है, तो ये इससे डिफरेंट है। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण है या जुडिशियल रिव्यू है, इसी को बोलते हैं, इसकी संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ये प्रश्न अभी अभी हमने देखा था। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। जुडिशियल रिव्यू की पावर हमने यूएसए से ली है, अमेरिका से ली है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है? यानी ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, यानी राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, वो किस देश के संविधान से हमने लिए हैं? ये सवाल बहुत आसान है, ये आयरलैंड से हमने लिए हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, तो ये भी याद रखिएगा, इसका पार्ट नंबर पूछता है। भारत के संविधान में जो कुल 25 भाग हैं या मूल संविधान में जो 22 भाग थे, उसमें फोर्थ पार्ट जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व बताए गए हैं, जो भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? सिंगल सिटीजनशिप या एक ही नागरिकता। देखिए, भारत में पाई जाती है सिंगल सिटीजनशिप, लेकिन अमेरिका में पाई जाती है ड्यूअल सिटीजनशिप, यानी अमेरिका की अपनी एक नागरिकता अलग है और उसके अलग अलग जो राज्य हैं उनकी नागरिकता अलग होती है, लेकिन भारत में हमारे देश के राज्यों की एक ही नागरिकता होती है। तो ये तो क्या हो गया इसका आंसर? यहां पर क्या है, ये समान नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ये पहला तो गलत हो जाएगा। संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, भारत के संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, सॉरी यहां पर 3 सूचियों की बात की गई है। तो 7वें शेड्यूल में, भारत के संविधान के 7th शेड्यूल में 3 सूचियां दी गई हैं। अभी देखा था हमने, एक तो थे यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, तीसरी कॉनकरेंट लिस्ट। लेकिन जो अमेरिका का संविधान है वहां केवल उसमें 2 ही सूचियों का वर्णन है। यहां पर एक चीज याद रखिए, जो अमेरिका का संविधान है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है, उसको केवल एक सूची में किया गया है, ना कि 2 में। ठीक है, यूएसए के संविधान में केवल एक ही सूची में बता दिया गया है पावर्स का डिवीजन। हमारे देश के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में जो पावर्स का डिवीजन है वो 3 सूचियों में बताया गया है इंडिया में। तो ये वाला भी आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। न्यायपालिका की वैधता यानी वैलिडिटी ऑफ जुडिशरी, ये भी समान नहीं है। अगर हम बात करें संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघ उच्चतम, यानी जो इंटरप्रिटेशन होता है संविधान का, संविधान की जो व्याख्या है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये वहां के संविधान में भी मेंशन है, उस तरह के जो प्रावधान है हमारे देश का भी। तो समान रूप से क्या पाया जाता है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? संविधान के निर्वचन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखो, अगला है सूची 1 और सूची 2। ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो यहां पर अगर देखें, मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया है हमने? मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को लिया था हमने किससे? अमेरिका के संविधान से। यहां पर करेंगे अमेरिका। तो देखो यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये A2। शासन की जो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कहां से लिया है? ये लिया है हमने यूके से, यूनाइटेड किंगडम से या ब्रिटिश संविधान से। अगला है इमरजेंसी के प्रोविजंस। इमरजेंसी के प्रावधान हमने कहां से लिए? आपात उपबंध। उससे पहले एक और देख लेते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। अब है इमरजेंसी प्रोविजंस। चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ये बताइए इस जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं हमने किस देश के संविधान से लिए? अब इनमें से बहुत आसानी से कर सकते हैं, 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं। चलिए आप जो है कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके बताइए, बहुत सिंपल है, आप कर लेंगे आसानी से। सवाल अगला भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज को जो लिया गया है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रशिया से लिया है एक्चुअली।
पहले इसको क्या बोला जाता था रशिया को? सोवियत संघ। यह ऑप्शन में मिलेगा आपको यूएसएसआर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहां से लिया है? यूएसएसआर, रशिया या रूस के संविधान से। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। अब एक सवाल पूछता है आपसे, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, इसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, मौलिक अधिकार। तो वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं, नंबर्स में 6 हैं, आप जानते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? ये होते हैं 11 नंबर्स में। पहले ये 7 हुआ करते थे, 7 से ये 1 हटा दिया संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से, तो ये रह गए कितने? 6। और यहाँ पर ये शुरुआत में जब ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान में, तब उस वक्त ये 10 हुआ करती थी, एक बाद में ऐड की गई है, तो अब टोटल 11 हो गई। तो इसमें 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड की गई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 86 अमेंडमेंट एक्ट या संशोधन अधिनियम, इसको ऐसे लिखेंगे, अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी इस संशोधन के तहत। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने साथ कई सारे प्रश्नों को समेटे हुए है। एक चीज तो इसी प्रश्न में ये पूछा जाता है, भारत के संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं ये किस आर्टिकल में मेंशन है और किस पार्ट में? तो ये मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, इसका पार्ट आप याद रखेंगे। ये पार्ट नंबर कौन सा है? ये पार्ट नंबर होगा आपका 4A, या ऐसे लिख लीजिए, सिंपल कह लीजिए भाग 4 का। आप कहेंगे अभी तो भाग 4 बताया था हमें किसका? राज्य की नीति निदेशक तत्वों का। बिल्कुल, भाग 4 या पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट 4A या पार्ट 4 का या भाग 4 का, ये डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों से। अब इसमें आर्टिकल पूछता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ये मौलिक कर्तव्य जो है किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल नंबर भी याद रखिए। 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं हमें किस में दी हुई हैं? ये आर्टिकल 51 क्लॉज A, इसमें है 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी। अब ये जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो ऐड की गई थी बाद में 2002 में, इसमें था क्या? इसमें ये था कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को क्या है, अपने बच्चों को जो है शिक्षा पाने के अवसर देने चाहिए। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को जो है उनके माता पिता की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है उनका कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये जो है शुरुआत की जो शिक्षा है वो ज़रूर प्रोवाइड कराएं। एक और आता है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस समिति के सिफारिश पर जो है ऐड किया गया था? तो ये थी स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज। सवाल नंबर अगला देखिए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है। तो दुनिया का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा देश का, विश्व का सबसे बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का है। ये ठीक है। मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है, फंडामेंटल राइट्स का अध्याय, हमने अमेरिकन संविधान से लिया है। दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही सही है, लेकिन ये इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। पहले वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार लिख दिए तो इस लिखने की वजह से ही लंबा हो गया। वजह बतानी है, पहले वाला जो आपको कथन दिया हुआ है इसको कैसे लिंक कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, अलग अलग अपनी जगह, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इसका आंसर होगा, दोनों सही है पर इसकी सही व्याख्या नहीं है, जो रीज़न है इसका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अगला देखें, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का प्रावधान हुआ था, अमेरिका के संविधान से स्टार्ट हुआ था। आज का लास्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में सन्निहित जो मूल अधिकार हैं, इसकी अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? ये सवाल आप कर सकते हैं अब तो बहुत आसानी से। फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से या यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। तो एक ही प्रश्न को हमने देखा कि कई तरीके से किस तरह से फ्रेम करता है, बस वो लैंग्वेज को तैयार करता है, बाकी तो सब वही है। तो आज हमने जो है कितने क्वेश्चंस किए होंगे ये आप ज़रा चेक कीजिए।
आई थिंक 30 क्वेश्चंस या 30 प्लस क्वेश्चंस तो हम पहुंच ही चुके होंगे। चलिए एक सवाल और ऐड कर लेते हैं कि जो मूल अधिकार हैं भारत के संविधान में वो किस भाग में है। तो ये भाग 3 में है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स इनको बोला जाता है। चलिए फंडामेंटल राइट्स। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी तैयारी कर रहे हैं इस जूनियर शिक्षक भर्ती की, उनको बता दीजिए। यहाँ पर जो है प्रैक्टिस हमने शुरू कर दी है और मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग में। और वैसे ही हम जो है इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को ऐसे ही चैप्टर वाइज करते चलेंगे। तो इनको आप ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू सो मच।